नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा जो 13 अक्टूबर को हुई थी, ये परीक्षा दो पालियों में हुई थी। इसमें जो रीजनिंग के दोनों पालियों में 35-35 क्वेश्चन आए हैं एक एक पालियों में। तो उसे दो शिफ्ट में परीक्षा हुई थी, उसको दो वीडियो में हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें रीजनिंग के 35 प्रश्न हैं जो शिफ्ट 1 के हैं, जो कि 13 अक्टूबर को हुई थी। इसका 2 दिन पहले आंसर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला प्रश्न है, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि भागा को गुना से बदलना है, गुना को भाग से बदलना है, माइनस को प्लस से बदलना है, प्लस को माइनस से बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भाग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा माइनस में, यहाँ गुना करेंगे तो ये 50 हो जाएगा प्लस में। तो ये टोटल हो गया 76 माइनस 2, ये 74 हो गया। ठीक है, 74 इसका आंसर हो गया। ऐसा जो प्रश्न है उसमें विशेष ध्यान आपको माइनस और भागा के साइन पे देना है कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है ना। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ABCDEF ये 6 लोग हैं, इनकी लंबाई अलग अलग है। ठीक है, C ठीक एक व्यक्ति से छोटा है। ठीक है, तो इसमें जो है 6 लोगों को लंबाई के अनुसार ये मान लिया कि इस तरफ जो है वो बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो C जो है ठीक एक व्यक्ति से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है, सिर्फ एक व्यक्ति से छोटा है। ठीक है, तो C का स्थान ये हो गया। ठीक है, D A से छोटा है लेकिन F से लंबा है, C F से छोटा है। ठीक है, और C B से छोटा है, C B से छोटा है तो B यहाँ हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि D A से छोटा है लेकिन F से लंबा है। ठीक है, तो D जो है वह A से छोटा और F से लंबा, तो इस टाइप से कुछ इन तीनों का पोजीशन होगा। और E जो है वह F से छोटा है, E जो है F से भी छोटा है, तो E का पोजीशन ये हो जाएगा। इस टाइप से ये 4 को बैठा सकते हैं, A D F और E। ठीक है, कितने व्यक्ति D से लंबे हैं, तो D से लंबे कितने व्यक्ति हो गए, 1 2 3 व्यक्ति जो है D से लंबे हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बोल रहा है, दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये श्रृंखला दी हुई है। ठीक है ना, इसके आधार पे आंसर करना है। यदि श्रृंखला के सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से सातवां होगा। ठीक है, दाएं से सातवां कब निकालना है, जब संख्याओं को हटा दिया जाए। ठीक है ना, तो संख्याओं को हटा देंगे। संख्याएं कौन कौन सी हैं, 6 3। अब चूँकि पहले नहीं हटेंगे, पहले गिनना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे संख्याओं को हटाना है तो यहाँ से सातवां चाहिए हमको, 1 2 3 इसको नहीं लेना है, 4 5 इसको नहीं लेना है, 6 इसको नहीं लेना है, 7। तो हमारा सातवां कौन सा हो गया, W। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बोल रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक अक्षर समूह गलत है। ठीक है, गलत अक्षर समूह का चयन कीजिए, गलत का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि श्रृंखला किस टाइप से चल रही है। पहला लेटर लेते हैं, J R Z H P X, ये पहला लेटर है सबका। ठीक है ना, इसमें जो है 8 का बढ़ रहा है। ठीक है, 8 से बढ़ रहा है ना।
ये सारा जो है 8 से ही बढ़ रहा है, तो इसमें तो पहले लेटर में दिक्कत नहीं है। दूसरे लेटर का देखते हैं। एफ से एन +8 हो गया, एन से भी +8 है, बी से जेड, बी से डी +8 है, डी से एल ये भी +8 है, और एल से टी ये भी +8 है। तो दूसरे में भी दिक्कत नहीं है। तीसरा लेटर देख लेते हैं। बी से जे +8, जे से आर +8, आर से जेड ये भी +8 है, जेड से के ये यहाँ पे दिक्कत है। जेड से के में जो है 11 का अंतर है ना। जेड से के में जो है 11 का अंतर है। तो ये आपका PLK वाला जो टर्म है वो गलत है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित त्रिक में अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है, ठीक है ना। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो ये किस तर्क से हो रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ जो है पहला जो लेटर था वो यहाँ पे तीसरा हो गया, अगले में फिर पहला हो गया, ठीक है। पहला जो लेटर था अगले में तीसरा हो गया, फिर उसके अगले में पहला हो गया। तो पहला लेटर जो है अगले में तीसरा होना चाहिए, उसके बाद वाले में पहला होना चाहिए। पहला नहीं है तो ये गलत हो गया, ठीक है। ये जो है पहला जो लेटर है वो अगले में तीसरा होना चाहिए, उसके अगले में पहला होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। पहला जो लेटर है अगले में तीसरा होना चाहिए, उसके अगले में पहला होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहले लेटर के अनुसार ठीक है, बाकी लेटर्स को भी दिखना है, ठीक है ना। अगले में देख लेते हैं। इसमें पहला लेटर जो है तीसरे में होना चाहिए जो कि नहीं है, तो ये तीनों गलत है, तो यही सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मतलब पहले लेटर के आधार पे ही ये आंसर निकल गया, बाकी लेटर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये इसमें वेन आरेख का प्रश्न है। दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, सही है। इसमें बोल रहा है ये मंत्री का पार्ट है, ये मैनेजर का है और ये इंजीनियर का है, ठीक है। इसमें बोल रहे हैं ऐसे कितने मंत्री हैं, ठीक है, कितने मंत्री हैं जो मैनेजर हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है, ठीक है ना। मतलब इंजीनियर नहीं होना चाहिए, इंजीनियर नहीं होना चाहिए मतलब कि इस पार्ट में जो है वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस पार्ट में वो नहीं आना चाहिए। आना किस में चाहिए? इन दोनों में आना चाहिए, एक में नहीं, दोनों में, क्योंकि वो इंजीनियर को भी लेना है, मैनेजर को भी लेना है और मंत्री को भी, ठीक है ना। कितने मंत्री हैं जो मैनेजर हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये दोनों में है, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये कथन और डिस्कर्स पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। इसमें कथन क्या है? कथन बोल रहा है कि कुछ कैलकुलेटर पत्थर है, तो ये मान लेगा कि कैलकुलेटर हो गया, ठीक है। कुछ कैलकुलेटर जो है वो पत्थर हैं, ठीक है। कुछ कैलकुलेटर पत्थर हो गए। सभी कैलकुलेटर पेन है, सभी जो कैलकुलेटर है वो क्या है? पेन है, ठीक है। तो सभी कैलकुलेटर को जो है, ये सभी कैलकुलेटर जो है उसको पेन बना दिए, ठीक है। पेन जो है ये सभी कैलकुलेटर पेन हो गया। कोई भी कैलकुलेटर जो है वो ऑक्टोपस नहीं है, मतलब ये जो कैलकुलेटर है, कोई भी कैलकुलेटर जो है वो नहीं है क्या? ऑक्टोपस, ठीक है। ऑक्टोपस नहीं है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है? निष्कर्ष इसमें दिया हुआ है कि कोई भी ऑक्टोपस पत्थर नहीं है, कोई भी ऑक्टोपस पत्थर नहीं है। तो ऑक्टोपस और पत्थर में सीधा संबंध नहीं है दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ये फॉलो नहीं करेगा। इसमें बोल रहा है कि कुछ पेन ऑक्टोपस है, कुछ पेन जो है वो ऑक्टोपस है, तो इसमें भी ऑक्टोपस और पेन का सीधा सीधा संबंध नहीं दिया, तो ये
गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है अगर ये रहता है कुछ पेन ऑक्टोपस नहीं है, तो ये वाला पार्ट तो ऑक्टोपस नहीं है, क्योंकि ये जो है ये कैलकुलेटर का पार्ट है। कुछ पेन जो है वो कैलकुलेटर थे। ठीक है, यहाँ से क्या है, नहीं, सभी कैलकुलेटर जो है वो पेन है। ठीक है ना, कैलकुलेटर पेन तो पेन का कुछ पार्ट कैलकुलेटर में है, कैलकुलेटर ऑक्टोपस नहीं है। तो अगर ये पूछता कि कुछ पेन ऑक्टोपस नहीं है तो वो सही हो जाता है, लेकिन ये पूछ रहा है कुछ पेन ऑक्टोपस हैं, तो ये पॉजिटिव वाला सीधा सीधा संबंध में ही आएगा। ठीक है ना, तो ये भी गलत हो गया। तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं। ठीक है, ये पहला आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि 2 समानांतर पंक्तियों में प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच दूरी समान है। ठीक है, इसमें बोल रहा है पंक्ति 1 जो है ADOP बैठे हैं और सभी दक्षिण की ओर अभिमुख है। ठीक है, तो पंक्ति, ये पहली पंक्ति हो गई। ठीक है, इसमें दक्षिण की ओर अभिमुख है, मतलब नीचे की ओर। ठीक है, ये 4 लोग हैं और ये दूसरी पंक्ति हो गई। इसमें जो है चूंकि एक दूसरे के आसन में बैठे हैं तो ये उत्तर की तरफ रहेगा। ठीक है ना, ये दूसरी पंक्ति हो गई। इसमें पहली पंक्ति में ADOP है, दूसरी पंक्ति में ये बोल क्या रहा है, 2 समानांतर पंक्तियों में प्रत्येक में 4 व्यक्ति हैं, आसन व्यक्तियों के बीच दूरी समान है। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दूसरी पंक्ति किसी अन्य व्यक्ति के सम्मुख है। ओके, सम्मुख हो गए, मतलब एक दूसरे के सामने। ठीक है ना, तो इसमें पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन F के सम्मुख है। F के सम्मुख हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। U जो है Y के बाएं और तीसरे स्थान पे है। ठीक है, टोटल 4 व्यक्ति है। किसी के तीसरे स्थान पे अगर कोई आ रहा है दाहिने या बाएं, मतलब वो पूरा जो है पूरा 4 व्यक्तियों का जो ग्रुप है पूरा को कवर करेगा। ठीक है, तो Y जो है ये दूसरे पंक्ति में है, Y और U, तो दूसरे पंक्ति में Y और U को लेंगे। U जो है Y के बाईं और तीसरे स्थान पे है, Y के बाईं और तीसरे स्थान पे U हो गया। ठीक है, P के सम्मुख व्यक्ति Y का निकटतम पड़ोसी है। Y का निकटतम पड़ोसी ये है, ये P के सम्मुख है, मतलब P यहाँ हो गया, तब तो ये इसके सम्मुख हो जाएगा। ठीक है ना। A P के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। A जो है वह P के दाहिने ओर, मतलब इस तरफ जो है किसी स्थान पर बैठा है। A का ये दोनों स्थान हो सकता है। और W सम्मुख नहीं है। ठीक है, W जो है A के सम्मुख नहीं है। ठीक है, DO के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। D जो है वह O के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। ठीक है, तो फिर से तीसरा स्थान मतलब कि वो पूरा कवर करेगा। O के दाहिने और इस तरफ होगा ये लोग का, क्योंकि ये नीचे की तरफ देख रहा है। तो दाहिनी और तीसरे स्थान पे D है। ठीक है, तो D का स्थान ये हो गया, इसका मतलब A का स्थान ये हो गया। ठीक है, A जो है, अब इसमें क्या बोला था कि A जो है वो W के सम्मुख नहीं है, तो W यहाँ पे हो गया। ठीक है, और इसमें बच कौन गया, F यहाँ पे आ गया। सारे को बैठा लिए तो F के सम्मुख कौन है, A हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, इसमें ये श्रृंखला दी हुई है, इसमें देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। यदि सभी प्रतीकों को श्रृंखला से हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन दाएं से 7वां होगा। ठीक है, 7वां निकालना है दाहिने से, यदि प्रतीकों को हटा दिया जाए तब। चलिए देख लेते हैं। प्रतीक को नहीं लेना है, 1 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, 3 4 5 6 नहीं लेना है, 7। ठीक है, तो 7वां कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। ठीक है, उस संख्या युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित युग्म में संबंधित है। ठीक है, ये जो है एक वार्निंग टाइप का है कि आप कोई संख्या, जैसे मान लीजिए अगर 20 कोई संख्या दी हुई है तो उसको 2 और 0 में बांट नहीं सकते हैं, उसको 20 लेके ही क्रियाएं करनी होंगी। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या है। 11 से 68 हुआ। 11 से 68 किस प्रकार हो सकता है, 11 × 6 + 2 अगर करेंगे
तो ये 68 हो जाएगा। अगर यही पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है तो फिर आगे उसको बढ़ाएंगे। इसमें क्या है, 14 गुना 6 प्लस 2 करेंगे तो ये 86 हो जाएगा। मतलब कि पहली संख्या गुना 6 प्लस 2 का पैटर्न चल रहा है, वही इसमें जिसमें इन चारों में से जिसमें फॉलो कर जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 18 गुना 6 प्लस 2, 108 2 110 हो गया, ये नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। 8 गुना 6 48 2 50, ये भी नहीं होगा। 17 गुना 6 102 और 2 104, ये फॉलो कर रहा है, सही हो जाएगा, यही आंसर होगा हमारा, ये नहीं होगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं। ये दिशा ज्ञान का प्रश्न है। इसमें बोल रहा है कि बिंदु लक्ष्य जो है, लक्ष्य एक कोई व्यक्ति है, वो बिंदु ए से शुरू करता है और पूर्व की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है। तो जनरली जो हम दिशा लेते हैं, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, दाहिने साइड पूर्व है, बाएं साइड पश्चिम है। ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है कि लक्ष्य जो है बिंदु ए से शुरू करता है, ठीक है, और पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलता है। 7 किलोमीटर चला दिए इसको पूर्व की ओर। ठीक है। फिर वह दाहिने मुड़ता है, दाहिने मतलब नीचे की तरफ, और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। 12 किलोमीटर ड्राइव कर लिया। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब इधर जा रहा था, यहाँ से बाएं इस तरफ होगा, बाएं 6 किलोमीटर चला और बिंदु बी पर जाके रुक गया। ठीक है, ये बिंदु बी है। विनोद बिंदु पी से शुरू करता है, जो बिंदु विनोद जो है बिंदु पी से शुरू करता है, जो बिंदु ए से 16 किलोमीटर पूर्व है। ए से जो है कोई बिंदु पी है जो 16 किलोमीटर दूर है। ठीक है। 16 किलोमीटर का मतलब है ये 7 पहले से था यहाँ तक, तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट 9 हो जाएगा। ये टोटल ए से पी 9 से 16 हो गया, 9 7 16। ठीक है। तो विनोद पी से शुरू करता है जो ए से 16 किलोमीटर पूर्व है, और पूर्व की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से भी वो पूर्व ही जा रहा है। ठीक है। पूर्व की ओर कितना 4 किलोमीटर ड्राइव किया। ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है। ठीक है, दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है। ठीक है। तो दाहिने मतलब कि इस तरफ जा रहा है, तो इसका दाएं जो हो जाएगा नीचे की तरफ हो जाएगा। दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर ड्राइव किया। ठीक है। अंत में वह फिर से दाएं मुड़ा, अब इधर जा रहा था तो दाएं इस तरफ हो जाएगा। दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर ड्राइव किया। ठीक है। और बिंदु क्यू पे पहुंच गया। अच्छी बात है। तब क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि बिंदु क्यू और बी के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है। बिंदु क्यू और बी के बीच, ये क्यू और बी के बीच जो ये दूरी है, इसको हम लोग को निकालना है। ठीक है ना। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये जो टोटल दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो कितनी है? 9 और 4 13 है। ठीक है। इसमें से ये 6 पहले से कवर किया हुआ है और ये 3 पहले से कवर किया है। 6 3 9। ठीक है। 9 पहले से कवर किया हुआ है, तो बच कितना गया? 4 किलोमीटर, है ना। 4 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस सी का अर्थ गुना और डी का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? ठीक है। तो डी का भाग है, सी का गुना है, बी का माइनस है और ए का प्लस है। देख लीजिए, 4 से 12 3 हो गया। ये 3 जो है वो माइनस में है। ठीक है। 25 गुना 3 75 हो गया ये, और इधर जो है प्लस में कितना बचेगा? 10। तो 85 में से 3 गया, 82 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में जो है भागा और माइनस, इस पर विशेष ध्यान देना है कि कौन सा किससे डिवाइड होगा और किस में डिवाइड होगा, ये भी ध्यान देना है, किस में डिवाइड होगा और फिर निगेटिव में कौन जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये एक श्रृंखला दी हुई है, बोल रहा है कि श्रृंखला में अगला पद क्या आएगा। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, ये जो श्रृंखला है ये किस दर से बढ़ रही है। ये 18 का अंतर हो गया, ये 36 का हो गया,
ये 115 से 61, ये 54 का हो गया, और ये 72 का हो गया। ठीक है, मतलब ये 18 बढ़ रहे हैं। ठीक है, 18 होगा, फिर 36 बढ़ गया, फिर 54 बढ़ गया, फिर 72 बढ़ गया। तो इस बार जो है फिर 72 से 18 बढ़ के 90 बढ़ जाएगा टोटल। 90 बढ़ने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 277। 277 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि प्लस और माइनस को प्लस पर बदल दिया जाए, ठीक है, और गुना और भाग को प्लस पर बदल दिया जाए, ठीक है ना, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब इसमें क्या बोले थे कि भागा और माइनस पे विशेष ध्यान देना है। भाग यहाँ पे आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे गुना है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, तो 15 गुना 5, ये 75 हो गया, ये 32 हो गया, टोटल हो गया ये माइनस 5 को माइनस भी करना है, 75 में से 5 माइनस कर लेते हैं, 70 हो गया, 70 32, टोटल 102, 102 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। इसमें जो है 7 लोग हैं, PQRSTUV, ये 7 लोग हैं। इनमें से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त हो जाती है, सप्ताह के सारे दिन में। ठीक है, सप्ताह में होने वाली एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन है। ठीक है, यश की परीक्षा मंगलवार को है, तो देख लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, इसमें पूछ के आला लास्ट में कि क्यू के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है। ठीक है, क्यू के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको जो है किसका कौन से दिन पे आएगा ये देखते हैं। यश की परीक्षा मंगलवार को है। ठीक है, मंगलवार को यश की परीक्षा करवा लिए। ठीक है ना, उसके बाद क्या बोल रहा है, यश और पी के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा। ठीक है, यश और पी के बीच केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा। तो पी जब भी होगा तो इस तरफ होगी, इस तरफ तो 2 व्यक्ति परीक्षा हो ही नहीं सकती है पी के बीच में, तो पी जब भी होगा इस तरफ होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, टी की परीक्षा यू से ठीक पहले है। ठीक है, टी की परीक्षा यू से ठीक पहले है, तो टी की परीक्षा यू से ठीक पहले यहाँ भी हो सकती है, और टी की परीक्षा यू से ठीक पहले यहाँ भी हो सकती है। तो अब आगे देखना है। और आर की परीक्षा यू के ठीक बाद है। ठीक है, तो आर भी यहाँ पे हो सकता है कि क्यू के ठीक बाद आर की परीक्षा हो गई, और क्यू के ठीक बाद आर की परीक्षा हो गई। ठीक है, यू और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो यू और क्यू के बीच एक व्यक्ति होना चाहिए। वो किस टाइप से संभव है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्यू को डालेंगे और यहाँ पे यू को डालेंगे तो दोनों के बीच केवल एक व्यक्ति पी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा टी, यहाँ पे हमारा आ जाएगा आर। ठीक, अब सारा जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वही फॉलो कर गया, और सारे लोग का किस किस डेट पे परीक्षा होगा, दिन पे परीक्षा होगा वो भी फिक्स हो गया। अब इससे पूछ रहा है क्यू के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, तो क्यू के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, 1 की। अब जैसे ही क्यू को बैठाए थे, मतलब टी और आर को बैठाना जरूरी नहीं था, क्योंकि जैसे ही क्यू को हम बैठाए वैसे ही जैसे ही क्यू का दिन मतलब फिक्स हुआ कि किस दिन परीक्षा होगी, वैसे ही हम निकाल सकते हैं कि उसके बाद कितने लोगों की होगी, क्योंकि संडे तक परीक्षा चलने वाली है। तो क्यू के बाद एक ही व्यक्ति की होगी। अब यहाँ पे कोई भी आए, यहाँ पे आर आए या कोई भी आए, लेकिन होगी तो एक ही व्यक्ति की। तो ये पहला हमारा आंसर था। आगे देखते हैं। ये एक सीरीज दी हुई है, इसमें गलत अक्षर समूह का पहचान करना है, हम लोग को गलत को ढूंढना है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये किस तरह से सीरीज चल रही है। किस तरह से सीरीज चल रही है, एफ से आई +3 हो गया, आई से एल, जे के एल 3 हो गया, एल एम एम एन ओ सही है, ओ से पी क्यू आर 3 बढ़ गया। ठीक है, तो पहला लेटर जो है सबका सही है। दूसरा लेटर देख देते हैं, एच से आई जे के ये भी 3 बढ़ गया, एल एम एन 3 बढ़ गया, ओ पी क्यू 3 बढ़ गया, क्यू से
RST, यहाँ पे टी आना चाहिए था, टी नहीं है, यहाँ पे टी आना चाहिए था, प्लस प्लस 3 का बढ़ रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग टर्म हो जाएगा, गलत पद हो जाएगा अक्षर समूह में। ठीक है, RSW। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप में संबंधित नहीं है? ठीक है, जो संबंधित नहीं है उसको निकालना है। तो देख लेते हैं किस टाइप से चल रहा है। x से b गया मतलब +4, YZAB 4 हो गया और यहाँ से +1, PQWX SS, ये देखिए 1 वाला यहाँ से +1 हो रहा था, +1 है लेकिन ये सेम ही है, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक और प्रश्न है, इसमें बोल रहा है कि प्रश्न के बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दिए गए आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं, ये हम लोग को पता लगाना है। ठीक है, इसमें दोनों कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखते हैं। इसमें प्रश्न क्या है, राहुल की आयु वर्ष में कितनी है, ये हम लोग को पता करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें 2 कथन क्या क्या है। राहुल के जन्म के समय उसके पिता की आयु 33 वर्ष थी। ठीक है, तो राहुल का जब जन्म हुआ था तो उसके पिता की आयु 33 वर्ष थी, मतलब राहुल का पिता जो है राहुल से 33 वर्ष जो है वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इससे राहुल की आयु तो फिक्स नहीं हो पाती है। इस एक कथन से राहुल की आयु तो फिक्स नहीं होगी कि राहुल के पिता जो है राहुल से 33 वर्ष बड़ा है, वो ठीक है, लेकिन राहुल की आयु कितनी है ये तो पता नहीं चलेगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा में है राहुल अपनी माँ से 29 वर्ष छोटा है। ठीक है, राहुल अपनी माँ से 29 वर्ष छोटा है। ठीक है, तो पिता से वो 33 वर्ष छोटा है, माँ से वो 29 वर्ष छोटा है, लेकिन उसकी आयु दूसरे कथन से भी निर्धारित नहीं हो पाती है। तो 1 और 2 दोनों कथन मिल के भी इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये हमारा आंसर होगा। ये कहाँ है, ये चौथे नंबर पे है। क्या है, कथन 1 और 2 दोनों एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये क्या है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। बोल रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। ठीक है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और ये भागा बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि आर टी की माता है। ठीक है, आर जो है टी की माता होनी चाहिए, आर और टी में संबंध निकालना है, तो लास्ट 3 का देखेंगे उससे हो जाना चाहिए। ठीक है, लास्ट 3 मतलब पी और क्यू का देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देख लेते हैं। अच्छा, इसमें जो आर जो है टी की माता है, मतलब आर को फीमेल होना चाहिए। ठीक है, तो आर फीमेल किसमें है, ये आर माइनस ए का अर्थ है कि आर मतलब ए माइनस बी का अर्थ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, तो ये माइनस वाला तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये इसमें जो इन दोनों में आर जो है वो पुरुष हो जाएगा। ठीक है, आर को होना है महिला, क्योंकि ए भागा बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग को निकालना क्या है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि आर टी की माता का भाई है। आर जो है टी की माता का भाई, मतलब आर जो है वो पुरुष होना चाहिए। ठीक है, आर पुरुष होना चाहिए, तो इसमें आर, अब आर और टी के बीच संबंध है, तो ये लास्ट जो 3 है इसमें ये संबंध निर्धारित हो जाना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं
पहले वाले में क्या है कि आर जो है वो भाई है यस का, और यस जो है वो माता है किसका, टी का। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या रहा है, आर टी की माता, टी की माता यस है, आर टी की माता का भाई है, तो ये पहले में ही स्थापित हो जाता है। ठीक है ना, बाकी को देखने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में एक अक्षर समूह गलत है, वही गलत अक्षर समूह का पहचान करना है। ठीक है, देख लेते हैं ये सीरीज किस तरह से चल रहा है ना। तो चलिए देखते हैं, पहले से शुरू करते हैं। एच से के 3 हो गया, 3 बढ़ा, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, 3 ये जो है 3 बढ़ रहा है पहले लेटर का, तो ये तो सीरीज फॉलो कर रहा है पहला लेटर। दूसरा लेटर देख लेते हैं, क्यू से एन -3 हो गया। ठीक है, एन से के -3 हो गया, के से एच -3 हो गया, एच से ई से बी, ये -3 का सीरीज फॉलो कर रहा है, तो दूसरे लेटर से भी ये फिक्स नहीं हो पाएगा। तीसरा लेटर जो देखते हैं, के से एन +3, एन ओ पी क्यू +3 आर एस टी, यहाँ पे जो है टी होना चाहिए था एस की जगह पे। ठीक है ना, तो ये हमारा गलत हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से एम पी क्यू ओ का संबंध यू एक्स वाई डब्ल्यू से है, उसी तरह डी जी एच एफ का संबंध एल ओ पी एन से है। ठीक है ना, समांतर का पालन करते हुए के एन ओ एम का संबंध निम्नलिखित विकल्पों में से किससे होगा। तो इसमें जो है देख लेते हैं कि ये सीरीज किस तरह से चल रहा है, संबंध किस तरह से चल रहा है। एम पी क्यू और ओ, ये जो है यू एक्स वाई और डब्ल्यू से संबंधित है। इनके बीच में अंतर कितना है, ये अंतर निकालने के लिए या तो आप सीधा गिन लीजिए कि एम से यू तक कितना जाता है, या फिर इनका जो अल्फ़ाबेट में जितने नंबर पे आते हैं वो घटा के भी हो सकता है। ठीक है, तो यू का जो है 21 है, एम का जो है 14 है, तो इनके बीच 7 का अंतर है। ठीक है, एल और डी, इसमें भी वही संबंध होना चाहिए। ठीक है ना, एल और डी के बीच, तो एल ये भी देख लेते हैं, डी जी एच एफ, और ये है एल ओ पी और एन का। ठीक है, इसमें एल का 12, डी का 4, ये 8 का हो गया, ये एम का 13 होता है, तो ये भी 8 हो जाएगा, है ना, ये 8 का हो गया। ओ का 15 है, जी का 7 है, ये भी 8 का अंतर है। ठीक है, एक्स का जो है 24 है, और पी का 16 है, तो ये भी 8 का हो गया। तो इस तरह से 8 का चलना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ऑप्शन में यस के का कोड जो है इशारे में यस ही दिया हुआ है, तो ये देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तो यस आएगा ही आएगा। एन का 8 बढ़ा के कितना हो जाएगा एन से, तो एन का जो वर्णमाला क्रम में नंबर आता है वो कितना आता है 14, और 8 बढ़ाएंगे तो जो 22वें नंबर पे होगा वो इसका कोड होगा। 22वें नंबर पे क्या होता है भी। ठीक है ना, तो एस भी का एक ही कॉम्बिनेशन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी का देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें बोल रहा है 3 घंटियाँ 12, 15, 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, यदि 10 AM पर वे एक साथ बजती हैं तो वे पुनः किस समय एक साथ बजेंगे। ठीक है,
तो इसमें क्या है कि ऐसे प्रश्न को करने के लिए 12, 15, 18 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए एक तो जो हम लोग का परंपरागत मेथड होता है वो कर सकते हैं, या फिर इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 2, 2, 3, 15 का 3, 5, 18 का 2, 3, 3। ठीक है, अब इसमें किसी भी संख्या में वो जो अभाज्य संख्या है वो सबसे ज़्यादा बार आया है वो हम लोग को लेना है। जैसे 2 जो है 2 बार आया है मैक्सिमम, 3 भी 2 बार आया है मैक्सिमम, और 5 1 बार आया है। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4, 12, 36, 180। ठीक है, 180 मिनट। तो यहाँ से 180 मिनट बाद मतलब 10 AM से 180 मिनट मतलब कि प्लस 3 घंटा। ठीक है, 180 में 3 घंटा हुआ मतलब 1 PM पर ये फिर से एक साथ बजेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि ABCDXY ये 6 व्यक्ति हैं, में से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, केवल 2 व्यक्ति A से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 6 व्यक्ति हैं। ठीक है, इस तरफ जो है बढ़ते क्रम में है, ये जो है सबसे कम है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि केवल 2 व्यक्ति A से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो A यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों जो है वो A से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। केवल B ने D से कम अंक प्राप्त किए हैं। केवल B जो है वह D से कम अंक प्राप्त किया है, बाकी सब जो है D से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो D और B का ये स्थान हो गया। X ने Y से अधिक लेकिन C से कम अंक प्राप्त किए हैं। X जो है Y से अधिक है पर C से कम है, तो C यहाँ हो गया, X यहाँ हो गया, Y यहाँ हो गया। ठीक है, कितने व्यक्ति X से अधिक अंक प्राप्त किए हैं? तो X से अधिक कितने व्यक्ति प्राप्त किए हैं? सिर्फ C ने X से अधिक अंक प्राप्त किया है, 1 हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में 3 एक निश्चित रूप से एक समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, ये बताना है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं। A से F में जो है 5 का अंतर है। L से R में जो है 6 का अंतर है। J से O में जो है 5 का अंतर है, और S से X में जो है 5 का अंतर है। तो ये हमारा अलग पद हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में फूड इज टेस्टी ये 3 शब्द हैं और इसका ये कूट है। इस रूप में कूटबद्ध किया गया है। स्नैक इज गुड को ये कूट दिया गया है और टेस्टी गुड मील को ये कूट दिया गया है। तो पूछ रहा है कि मील का कूट क्या होगा। ठीक है, मील का कूट क्या होगा ये हम लोग को बताना है। तो इसमें देख लेंगे मील कहाँ पे है, यहाँ पे। मतलब इन 3 शब्दों का मतलब बाकी जो 2 शब्द हैं टेस्टी और गुड, टेस्टी और गुड, इन दोनों का कूट अगर हम लोग को मालूम हो जाएगा तो मील का कूट यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो गुड एक यहाँ पे आया है और एक गुड यहाँ पे आया है। ठीक है, इन दोनों में जो कूट रिपीट होगा, ये 3 का जो समूह है और ये 3 का समूह है, 3 शब्दों का, इसमें जो कूट रिपीट होगा वही गुड का कूट होगा। तो देख लेते हैं। इसमें कूट है एक्सेल, RT और BN। ठीक है, इसमें कूट है PJ, BN और DB। इसमें रिपीट कौन सा हो रहा है? BN। ठीक है, तो BN जो है यहाँ पे टेस्टी का कूट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से गुड जो है गुड का कूट हो जाएगा। BN जो है गुड का कूट हो जाएगा। ठीक है, और टेस्टी एक यहाँ पे है और टेस्टी यहाँ पे है। तो इसमें जो रिपीट होगा वो बचा हुआ कौन कौन सा है? BN तो हो गया गुड का। अब मील और टेस्टी में PJ और DB बचा हुआ है। तो यहाँ पे PJ जो है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो PJ जो है वो टेस्टी का कूट हो जाएगा। जो बच गया एक बच कौन गया? DB। इन तीनों में DB बच गया, तो DB जो है बचा हुआ मील का कूट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। PQRSTUV ये 7
लोग हैं में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन में होती है। ठीक है, क्यू की परीक्षा गुरुवार को है। ठीक है ना, तो देख लेते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इसमें से क्यू की परीक्षा गुरुवार को हो गई। ठीक है, इसमें पूछ क्या रहा है, पी के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा होगी। तो देख लेते हैं पी कब आता है। यू और पी के बीच केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा है। ठीक है, यू और पी के बीच केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा है। तो यू पी जो है और उसके बीच जो 4 लोग हैं वो सब मिलके 6 स्थान घेरेंगे। ठीक है, ठीक है ना, मतलब इसमें सिर्फ एक ही बचेगा जो इसके आगे या पीछे होगा। वो देख लेते हैं कि आगे क्या बोलता है। जिसमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं है। ठीक है, मतलब यू और पी में से किसी की परीक्षा रविवार को नहीं है। रविवार मतलब रविवार कट गया, तो बाकी जो 6 दिन है वो 6 के 6 दिन ये लोग कवर करेंगे, यू और पी। ठीक है, अब इसमें जो है यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यू और पी का स्थान ये हो सकता है या यू और पी का स्थान ये हो सकता है ना। मतलब या तो यू और पी में से एक यहाँ रहेंगे और एक यहाँ रहेंगे। थोड़ा सा ऑप्शन पे चले जाएंगे यहीं से। ऑप्शन में क्या है, ये परीक्षा में आए हुए ऑप्शन है कि 1, 3, 4 और 2 इतने व्यक्तियों की परीक्षा पी के बाद हो सकती है। ठीक है, अब अगर पी यहाँ है तो इसके बाद जो व्यक्ति परीक्षा देंगे वो हो जाएंगे 6, जो ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए पी का स्थान यही होगा। यहाँ ऑप्शन से हम लोग छाट सकते हैं कि पी के बाद सिर्फ एक व्यक्ति की परीक्षा होगी। ठीक है, सभी को बैठाने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 किसी निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं ये जो ग्रुप चल रहा है वो किस टाइप से चल रहा है। क्यू से टी +3 हो गया, ओ से आर +3 हो गया, ई एफ जी एच +3 हो गया, के एल एम एन, यहाँ पे एन आना चाहिए था पर पी आ रहा है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक निश्चित तर्क के अनुसार 6 का संबंध 34 से है, उसी तर्क के अनुसार 8 का संबंध 46 से है। ठीक है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 10 का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा, ये बताना है। ठीक है, देख लेते हैं 6 से 34। तो 6 से 34 जाने के लिए हम कई तरह से जा सकते हैं, जैसे 6 के स्क्वायर -2 या फिर 6 गुना 6 -2 या फिर 6 गुना 5 +4, ये सब तरीके हो सकते हैं। अब 8 से हमको 46 जाना है। ठीक है, तो 8 के स्क्वायर -2 से तो नहीं पहुँचेंगे, ये गलत हो गया। ठीक है ना, या फिर 8 गुना 6 क्या था -2। ठीक है, तो ये जो है 8 48 में से 2 गया 46, ये तरीका सही है ना। ये जो है, ये जो तरीका है वो फॉलो कर रहा है, तो इसी तरीके से अगला भी आंसर आएगा। क्या है, 10 गुना 6 -2 58, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिपोर्टों के संकेत मिलता है, रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि, ये कथन कार्रवाई का प्रश्न है। ठीक है, इसमें एक कथन दिया हुआ है और उसके बाद 2 कार्रवाइयाँ दी हुई है, उसमें कौन कौन सी कार्रवाइयाँ फॉलो करेंगी, अनुसरण करेगा, इसी का ये प्रश्न है। इसमें बोल रहा है रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अत्यधिक मछली पकड़ने और औद्योगिक प्रदूषण के कारण वाई नदी में मछलियों की संख्या में गिरावट आ रही है। ठीक है, कारण 2 कारण दिया हुआ है कि अत्यधिक मछली पकड़ने और औद्योगिक प्रदूषण, ये 2 कारण है जिसके कारण मछलियों की संख्या में गिरावट आ रही है वाई नदी में। अब कार्रवाई देख लेते हैं। कार्रवाई 1 बोलता है कि वाई नदी में मछली पकड़ने को कम से कम 6 महीने तक विनियमित किया जाना चाहिए। विनियमित मतलब एक तरह से रोका जाना चाहिए। ठीक है, तो अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण संख्या कम रही है,
अब चूंकि मछली 6 महीने के लिए पकड़ना बंद करा देंगे तो ये संख्या बढ़ेगी, तो ये एक कार्रवाई जो है वो फॉलो कर जाएगा। ठीक है, दूसरा कार्रवाई देख लेते हैं। उद्योगों को वाई नदी में अपशिष्ट छोड़ने से पहले उसका उपचार करने का आदेश दिया जाना चाहिए। ठीक है, एक उसमें जो कारण दिया हुआ था मछली की संख्या में गिरावट का, वो एक था औद्योगिक प्रदूषण, है ना। और उसमें बोल रहा है कि कार्रवाई में बोल रहा है कि उद्योग को वाई नदी में अपशिष्ट छोड़ने से पहले उसका उपचार करने का आदेश दिया जाना चाहिए। मतलब अगर अपशिष्ट का उपचार कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि अपशिष्ट जो है प्रदूषण नहीं फैलाएंगे या कम फैलाएंगे, तो उससे मछलियों की संख्या में वृद्धि होगी। तो ये भी जो कार्रवाई है वो फॉलो कर जाता है, मतलब 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ये दूसरा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें बोल रहा है कि एक प्रश्न के बाद 2 नाम क्रमांकित 2 कथन दिए गए हैं। ठीक है, आपको यह तय करना है कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए और सबसे अधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, प्रश्न ये है आपका। प्रश्न क्या है? 5 विद्यार्थी FAKED में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, तो कौन सा विद्यार्थी सबसे छोटा है, ये हम लोग को पता करना है। ठीक है, कथन 1 क्या है? कथन 1 है कि A E से छोटा है। A जो है वह E से छोटा है। ठीक है, और उसी कथन 1 में एक और सेंटेंस दिया हुआ है, एक और वाक्य दिया हुआ है कि K F से छोटा है। K जो है वह F से छोटा है। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है पांचों में, ये तो पता नहीं चल पाता है, तो ये अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा क्या है? K A से छोटा है। K जो है वह A से छोटा है, मतलब K कहीं यहाँ पे हो सकता है। F जो है, F का पोजीशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके ऊपर भी हो सकता है, कहीं भी। ठीक है ना। D की कहीं चर्चा ही नहीं है, तो ये दोनों मिलकर भी सबसे छोटा कौन है इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो वो हमारा आंसर है। कथन 1 और 2 में दिया गया डाटा संयुक्त रूप से, ये तीसरा जो है संयुक्त रूप से प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोलता है कि नामेश बिंदु A से शुरू करता है, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, तो नामेश जो है एक बिंदु कोई A है। ठीक है, यहाँ से अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तो आप जानते ही होंगे, ऊपर उत्तर लेते हैं, नीचे दक्षिण, दाहिने साइड पूर्व होगा, बाएं साइड पश्चिम होगा। तो A से पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, पश्चिम की ओर जो है 4 किलोमीटर चला दिए, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब इस तरफ चल रहा था तो बाएं नीचे की तरफ मुड़ेगा, बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चला दिए। इस तरफ जा रहा था ये, ठीक है ना, बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, वह अंत में बाएं मुड़ता है फिर से और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो ये जो है यहाँ से जब बाएं मुड़ेगा मतलब इस तरफ मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ के ये 6 किलोमीटर और चलेगा। ठीक है, और बिंदु B पर पहुँच जाता है, ये बिंदु B है। ठीक है, बिंदु B पर रुक जाता है। रिमित बिंदु P से शुरू करता है और बिंदु P से शुरू करता है जो बिंदु A से 16 किलोमीटर पूर्व है। कोई बिंदु P है जो A से 16 किलोमीटर पूर्व है, तो 16 किलोमीटर पूर्व में एक बिंदु जो है P हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, A से 16 किलोमीटर पूर्व है और यहाँ से जो बोल रहा है कि पूर्व की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, यहाँ से और पूर्व की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, 3 किलोमीटर ड्राइव करवा दिए पूर्व की ओर। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो दाहिने यहाँ से ऐसे चल रहा था, है ना, यहाँ से दाहिने इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ 5 किलोमीटर चलेगा। वह अंत में बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब इस तरफ जा रहा था तो बाएं किस तरफ हो जाएगा, इधर 3 किलोमीटर और ड्राइव करता है और पहुंच जाता है बिंदु Q पे, बिंदु Q पे पहुंच गया। ठीक है,
तो बिंदु Q और B के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब Q और B के बीच की न्यूनतम दूरी हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, ये दूरी हम लोग को निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगा, ये पहले ये पूरा जो डिस्टेंस है वो हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा टोटल, 4, 16, 3 और ये 3, कितना हो गया 16, 4, 20, 26 किलोमीटर हो गया। ठीक है ना। उसमें से B और Q का निकालना है। तो Q यहाँ लास्ट में है, ठीक है, B यहाँ पे कहीं है। ठीक है, इससे पहले जो है Q तो लास्ट में, लेकिन B कहीं बीच में है। इससे पहले जो है 6 किलोमीटर जो है ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। इसमें 6 घटा देंगे, बच गया 20 किलोमीटर हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ABCDEFGH किसी वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र के अभिमुख होकर बैठे हैं। उनमें से कुछ कोने पे बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक बीच में बैठे हैं। ठीक है, तो एक वर्ग है, उसमें जो है 8 लोग केंद्र के अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, कुछ भुजाओं पे हैं, कुछ भुजाओं कुछ कोने पे बैठे हैं। ठीक है, F G के दाएं दूसरे स्थान पे है। ठीक है, F जो है वह G के दाएं दूसरे स्थान पे है। F किसी एक कोने पर बैठा है। तो F किसी एक कोने पर बैठा है और F जो है G के दाएं दूसरे स्थान पे है। ठीक है, तो G का स्थान ये हो गया। अब G के बाएं से गिनने पर G और E के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, G के बाएं से गिनने पर G और E के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो E का स्थान ये हो गया। H A के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, H जो है वह E के बाएं मतलब इस तरफ, E के बाएं इस तरफ ये सर्कल फेस करके बैठा है, तो बाएं इस तरफ हो गया। ठीक है, H E के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पे H बैठा है, तो H का पोजीशन ये हो गया। H और B के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, है ना। H और B के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो B का स्थान ये हो गया। C B के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, C जो है B के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, तो C का स्थान ये हो गया। D E का निकटतम पड़ोसी नहीं है, D जो है वह E का, अब 2 स्थान बचे हुए हैं, ये और ये, तो D जो है E का निकटतम पड़ोसी मतलब यहाँ पे नहीं होगा। D जब होगा तो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि D के बाएं से गिनने पर, D के बाएं से गिनने पर, D इस तरफ फेस करके बैठा है, तो बाएं इस तरफ हो गया। बाएं से गिनने पर E और D के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, E और D के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो सिर्फ B जो है E और D के बीच में बैठा है, एक व्यक्ति हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ये एक श्रृंखला दी हुई है, बोल रहा है कि श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, देख लेते हैं। ये 13 बढ़ गया, ये 26, 39, 52। ठीक है, तो अगला जो है 65 बढ़ जाएगा। 13 बढ़ रहा है ना, 13 बढ़ रहा है, तो ये 65 बढ़ जाएगा। 65 बढ़ने के बाद ये हो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 207। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से MOST का संबंध EFKK से है, उसी तरह GEMJ का संबंध YBEA से है। समांतर का अनुसरण करते हुए IDOI का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन में पहला सब में A है, तो पहला देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा से हम लोग शुरू करेंगे। O और F, O जो है 15वें नंबर पे है, F जो है 6ठे नंबर पे है, इसके बीच जो है ये 9 का अंतर है। ठीक है, E और V जो है वो इसमें भी जो है 9 का अंतर है। V से जब हम E तक जाएंगे तो बीच में 9 लेटर आते हैं। ठीक है, तो D से भी पीछे की तरफ 9 लेटर हम जाएंगे। ठीक है, तो पीछे की तरफ जब 9 जाएंगे तो ये
जी तो नहीं हो सकता है क्योंकि जी जो है डी के पास का ही लेटर है। दो ऑप्शन में जी है, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। ये यू वाले में कोई होगा तो ये यू यहाँ पे डी से पीछे जाने पे 9 पीछे जाने पे यू तक पहुँचेंगे। अगला जो है के से यस है, ठीक है, के से यस तक जाना है हम लोग को, है ना। तो के से यस तक जाने के लिए 8 का अंतर पड़ेगा, है ना। के से यस तक जाने के लिए 8 का अंतर पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे यम से ई से एम जाएंगे, तो ई से एम भी जाने के लिए 8 का अंतर पड़ेगा। एम 13 है, ये ई 5 है, ठीक है। तो ओ से ओ जो है ओ पहुँचना है हम लोग को, जिस लेटर से पहुँचेंगे वो वहाँ से 8 का अंतर होना चाहिए, तो ये जी हो जाएगा। जी से ओ तक पहुँचने के लिए, चूँकि ओ का जो वर्णमाला क्रम में नंबर है 15वां है, 8 हम लोग को पीछे जाना है, ठीक है। तो 7वें नंबर पे जो होगा, 7वें नंबर पे क्या होगा, जी, ठीक है ना। तो ए यू जी ये हमारा कॉम्बिनेशन एक ही ऑप्शन में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथे को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें जो है 2 से 12 गुना 6 हो गया, 12 से 60 गुना 5 हो गया, 60 से 240 गुना 4 हो गया, 240 से जो भी आएगा वो गुना 3 पे आएगा, ठीक है। तो 240 गुना 3 कितना हो जाएगा, 720 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 35 प्रश्न जो है NTPC Civil 2 में जो अभी 13 अक्टूबर को परीक्षा हुई है उसमें आए हुए पहले शिफ्ट के 35 प्रश्न है। इसका सॉल्यूशन हम लोग किए। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें दूसरे शिफ्ट का जो सॉल्यूशन है वो भी हम लोग कुछ देर में करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।